हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम पॉलिटी के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट को पढ़ने जा रहे हैं। ये भारत में होने वाला किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये आम नागरिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चूँकि हमें आम नागरिक होने के नाते पूरा जानने का अधिकार है कि हमें संविधान निर्माताओं ने क्या क्या अधिकार देकर गया है। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं रहेगा तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अधिकार कौन कौन से मिली है, और उस अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो उसके विरोध में हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसलिए आम नागरिक होने के नाते भी इस टॉपिक को ज़रूर जानना चाहिए। हालांकि कोई सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े, लोगों को एक बार संविधान को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसके बारे में अभी बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें क्या क्या देकर गया है। तो जानकारी की कमी के अभाव में लोग अपने शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके वो अवेयर ही नहीं है ना कि उन्हें अधिकार क्या क्या मिला है। तो इसलिए कोई और सब्जेक्ट को पढ़े या ना पढ़े, और ख़ास करके पॉलिटी में कोई और चैप्टर को पढ़े ही ना पढ़े, लेकिन मौलिक अधिकार को ज़रूर पढ़े। तो आइए देर न करते हुए इसे देखते हैं। और हाँ, पहले थोड़ा मौलिक अधिकार के इतिहास को देख लेते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार इंग्लैंड के राजा किंग जॉन के द्वारा 1215 में दिया गया था, जो उस समय एक दस्तावेज अधिकार के रूप में दिया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना गया है। अगर वहीं हम भारत में मौलिक अधिकार के इतिहास को देखें तो कुछ इस प्रकार से है। कृपया आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। हम कॉपी में लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैमरा हिल जाने के बाद फिर वीडियो अजीब सा हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज़, मैं जो भी बोलूँगी वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूँगी। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारत में उसका इतिहास कुछ इस प्रकार से रहा है कि 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकार की चर्चा की थी। उन्होंने अपना मौलिक अधिकार की चर्चा जो है वो स्वराज विधेयक में किए थे। वहीं इसकी सेकेंड बार चर्चा 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट जो है वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन आया था वो 1919 का जो अधिनियम आया था उसी की जांच पड़ताल के लिए, कि मतलब किस तरीके से शासन यहाँ चलाया जा रहा है। तो भारत के लोग साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किए थे क्योंकि देखिए, भारत का ही जांच पड़ताल के लिए आ रहा है कि भारत में जो अधिनियम लागू हुआ था 1919 वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, चाहे पर क्या चीज़ की भारत के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे जो भी हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें कमी, सबसे बड़ा कमी साइमन कमीशन में इस चीज़ की थी कि इसमें एक भी नागरिक भारतीय नहीं थे। 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और भारतीयों का कहना था कि मैं अपना संविधान खुद बनाऊंगा, मैं आपके संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा। जिस कारण उस समय भारत सचिव थे बर्कन हेड, उन्होंने खुली चुनौती मोतीलाल नेहरू को दिया। बोला ठीक है, अगर तुम लोग अपना संविधान बनाना चाह रहे हो तो बनाओ, लेकिन याद रहे कि जो संविधान को तुम बनाओगे एक भी भारतीयों के द्वारा उस संविधान का विरोध नहीं होना चाहिए। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने संविधान बनाया भी अपना, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, लेकिन जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया, जिस कारण यह संविधान सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये रहा साइमन कमीशन का इतिहास। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार का डिमांड कब किया था? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में। वहीं थर्ड बार अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात कही गई थी? तो 1931 में कराची अधिवेशन के समय मौलिक अधिकार की चर्चा हुई थी। उस समय कराची अधिवेशन अर्थात कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो 1931 के कराची अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ये रहा मौलिक अधिकार का इतिहास। तो आइए देखते हैं वर्तमान मौलिक अधिकार का क्या क्या प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी थोड़ा टाइम पहले हम लोग पढ़े भी कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकार इंग्लैंड में दिया गया था, जो लिखित दस्तावेज के रूप में था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। बस उसी के तौर पे यहाँ भी मैग्ना कार्टा के नाम से इसे संबोधित किया गया भाग 3 को। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कुल 6 प्रकार के हैं, जो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद
19 से 22 के बीच है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रद्द कर दिया गया है। वहीं मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये 20-21 को छोड़कर निलंबित करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान को किया गया था। मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। प्रतिबंधित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद बोले तो राज्यसभा, लोकसभा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि मौलिक अधिकार को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा, क्योंकि ये वाला निलंबित वाला क्वेश्चन में और प्रतिबंधित वाला क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है। सो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज़ नोटिस करके इस चीज़ को देखें। वहीं मौलिक अधिकार के रक्षक के बारे में बोले कि इसका रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाइए फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाइए, नहीं, ये ऐसा अधिकार है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य है एवं परिवर्तनीय है। वाद योग्य से तात्पर्य है कि अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परिवर्तनीय से तात्पर्य कि इसमें परिवर्तन भी होता है। अनुच्छेद 12 में राज का परिभाषा दिया गया है। राज का परिभाषा से तात्पर्य है कि राज्य के अंदर कौन कौन से चीज़ आएंगे। तो राज्य के अंदर संघ की कार्यपालिका, विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधायिका, स्थानीय स्वशासन, ये सभी राज्य के अंदर आएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की चर्चा है। अनुच्छेद 13 क्लोज 1 के अनुसार संविधान से पूर्व की विधि जो वर्तमान संविधान का हनन करता है, कोई भी अधिकार का हनन करता है नागरिकों का, तो इसे अल्पीकरण किया जा सकता है या फिर शून्य घोषित किया जा सकता है। अल्पीकरण से तात्पर्य है कि अगर हमारे अधिकार का वो हनन कर रहा है, तो मान लीजिए इतना बड़ा अधिकार है, ठीक है, इतना बड़ा अधिकार है और इतना भाग ही हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, तो इतना भाग को कट कर दिया जाएगा, बाकी कानून को लागू कर दिया जाएगा। अगर ये पूरा विधि ही हमारे अधिकार का हनन कर रहा है तो पूरी विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 13 के क्लोज 2 में चर्चा किया गया है कि संविधान के बाद की विधि, मतलब संविधान के बाद, जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, इसके बाद अगर ऐसा कोई विधि बन रहा है जो हमारे अधिकार का हनन कर रहा है तो उसे अल्प किया जा सकता है, अल्पीकरण किया जा सकता है या फिर उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 13 के क्लोज 3 में विधि का परिभाषा दिया गया है कि विधि के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएगी। ठीक है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। ये बातें सबसे पहले एवी डेशी ने बोला था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि कानून के समक्ष समानता की बात किसने कहा था सर्वप्रथम, तो एवी डेशी ने कहा था। ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है। 14 के क्लोज 2 में कानून के समक्ष संरक्षण की बात कही गई है। तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से। कानून के समक्ष संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है। 15 का क्लोज 1 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। वहीं 15 का क्लोज 2 कहता है कि राज्य व व्यक्ति, मतलब राज का परिभाषा भी हम बताए थे ना कि कौन कौन सा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, वो और आम व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य है कि जैसे कि सरकारी कुआं हो गया, तालाब हो गया, पार्क, मंदिर, हॉस्पिटल वगैरह। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 15 के क्लोज 3 कहता है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम वगैरह वगैरह। ये सब कानून तो बना ही है ना। वहीं अनुच्छेद 15 का 4 कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस अनुच्छेद में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा
जोड़ा गया था, यानी कि अनुच्छेद 15 के क्लोज 4 को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 15 के 5 कहता है कि इस अनुच्छेद को 13वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसके तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, जैसे कि IIT हो गया, एम्स हो गया, इसमें आरक्षण दिया गया है क्लोज 15 के 5 के तहत। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? तो 13वां संविधान संशोधन 2005 में। अनुच्छेद 15 का 6 कहता है, क्लोज 6, कि EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया है, तो वो किस क्लोज के तहत दिया गया है? तो 15 के क्लोज 6 के तहत दिया गया है 10% आरक्षण। इसे जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस संशोधन के द्वारा EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है ये बात? तो अनुच्छेद 15 के क्लोज 6 में। शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके अगले पार्ट को दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, नो डाउट।